तो हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए इमोर्टेलिटी ऑफ गॉड सीजन 5 एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आप लोगों ने पहले वाले सीजन्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सीजन 1 और सीजन 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोगों को मेरे सेकंड चैनल पर वो दोनों सीजन्स मिल जाएंगे और बाकी के 2 सीजन्स आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेंगे। वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और मैं लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 5 को। तो सीजन 5 की शुरुआत बिल्कुल वहीं से ही होती है जहां पर सीजन 4 एंड हुआ था। सीजन 4 के एंड में हम लोगों ने देखा था कि युनडियान अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर फेंग हान को मारने की कोशिश करता है, मगर वहां पर उसकी मदद करने के लिए मो शुआई आ जाता है जो कि डीमन किंग का बेटा है। वो फेंग हान की मदद करता है जिसकी वजह से फेंग हान युनडियान और उसके साथियों को मारने में कामयाब हो जाता है और उन लोगों की बॉडी को अपने उस हुआन क्वान ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहां से हमारा सीजन 5 शुरू होता है जिसकी शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि वही जगह जहां पर फेंग हान ने उन 3 डिसाइपल्स को मारा था, वहां पर अचानक टाइसेक का एक मास्टर आता है। वो वहां पर युनडियान को तलाश करता है और उसके बाद वहां पर एक और मास्टर आ जाता है और कहता है कि युनडियान और बाकी लोग कहां हैं। तो पहले वाला कहता है कि मुझे नहीं मालूम, वो यहाँ पर नहीं है। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि फिर वहां पर 3 और मास्टर्स आते हैं और वो भी उसी जगह आकर लैंड करते हैं और वो कहते हैं कि कहां गए वो लोग। तो वहां मौजूद वो सेकंड एल्डर जिसका नाम एल्डर लूमिंग होता है वो कहता है कि तुम लोग इतना लेट क्यों आए हो, क्या तुम लोगों को अंदाजा भी है कि तुम्हें कितनी देर हुई है। तो उन 3 मास्टर्स में से एक मास्टर कहता है कि एल्डर लूमिंग जरा शांत हो जाओ, बस हमें कुछ सेकंड्स ही लेट हुए हैं, हम लोग बस कुछ सेकंड्स ही लेट हुए हैं। और वहां मौजूद एक 4th एल्डर कहता है कि एल्डर लूमिंग और एल्डर फूशो जरा बताओ तो सही कि युनडियान और बाकी लोग कहां हैं। तो एल्डर लूमिंग कहता है कि वो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, लगता है शायद वो लोग यहाँ से चले गए होंगे। मगर हमें दिखाया जाता है वहां पर टाइसेक के बहुत सारे डिसाइपल्स आना शुरू हो जाते हैं। वो लोग एक के बाद एक वहां पर आते जा रहे होते हैं और देखते ही वो पूरा ग्राउंड उन लोगों से भर जाता है और वो सारे डिसाइपल अपने मास्टर्स को ग्रीट करते हैं। मगर एल्डर फूशो कहता है कि तो फाइनली मास्टर वुयिन भी यहाँ पर आ रहे हैं। इतने में हमें फिर वहां पर एक और पावरफुल टाई इमोर्टल सेक के पावरफुल एल्डर को दिखाया जाता है जो कि शायद मास्टर हुओ ट्यांडू के लेवल का मास्टर होता है। वो वहां पर आता है तो सारे ही डिसाइपल और मास्टर्स उसके आगे झुक जाते हैं और वो मास्टर कहता है कि क्या तुम लोगों को कुछ पता चला। वो सारे के सारे मास्टर्स फौरन से मास्टर वुयिन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल भी देरी नहीं की, जैसे ही हमें मैसेज मिला था हम लोग फौरन से निकल आए थे, मगर हम लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मगर मास्टर वुयिन यहाँ पर एंटर हुआ था उसी वक्त ही मैंने 3 सोल्स को डिटेक्ट कर लिया था, जिसका मतलब यह है कि टाइन सेक के तीनों डिसाइपल्स को यहाँ पर मार दिया गया है। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोगों को एक झटका सा लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि युनडियान को कोई मार दे और कौन ऐसा है जो कि टाइसेक से पंगा लेना चाहता है। एल्डर लूमिंग कहता है कि यह हरकत जिस किसने भी की है हम लोग उसका पता लगाएंगे और उसे इतनी दर्दनाक सजा देंगे कि आइंदा कभी कोई हमारे सेक्ट से पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। मगर मास्टर वुयिन उन लोगों से कहता है कि सबसे पहले हम लोगों को उस डीमन कमांडर को अरेस्ट करना होगा, वो हम लोगों की लड़ाई में इन्वॉल्व हुआ है और वैसे भी ह्यूमन और डीमन बैटल बहुत जल्द शुरू होने वाली है और इसकी शुरुआत उन लोगों ने पहले से ही कर दी है। इसीलिए मैं तुम लोगों को ऑर्डर दे रहा हूं कि तुम लोगों को वो डीमन कमांडर जहां भी दिखाई दे उसे वहीं खत्म कर दो या फिर उसे पकड़कर अपने सेक्ट में लेकर आओ। और मैं चाहता हूं कि इस मामले पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए और पता लगाया जाए कि इस हमारे डिसाइपल्स को मारने में और कौन कौन इन्वॉल्व है। अब अगर डीमंस ने इस वार की शुरुआत कर ही दी है तो अब हम लोग भी पीछे नहीं हटने वाले। अब हम लोग इस वार का प्रॉपर आगाज करेंगे। ये सुनते ही सारे ही डिसाइपल एक जबान होकर कहते हैं कि मास्टर हम आप लोगों के साथ हैं, जो आप कहेंगे हम वो जरूर मानेंगे। जिसके बाद मास्टर वुयिन सब लोगों से कहता है कि फौरन से हुआन गुआन पैलेस तक मेरा मैसेज पहुंचा दो और उन लोगों से कहो कि हमारे साथ मिलकर उस डीमन कमांडर मो शुआई को कत्ल करने में हमारा साथ दें। ये कहने के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से उसी फर्नेस को दिखाया जाता है जो कि अभी भी समंदर की गहराई में मौजूद था। उस फर्नेस के अंदर हम लोग लोंगशुआन को देखते हैं। वो काफी जख्मी हालत में थी, मगर देखते ही देखते उसकी तबीयत ठीक होने लगती है और वो काफी बेहतर फील कर रही थी, जिस पर वो खुद भी हैरान होती है कि मेरी तबीयत इतना जल्दी कैसे ठीक हो गई, मेरा पॉइजन वो कहाँ चला गया। इतने में वो देखती है कि वो जिस कोल्ड्रोन के अंदर है वो अपने आप ही एक्टिवेट हो रहा है और देखते ही देखते
देखते फेंगान वहां पर आ पहुंचता है और लोंगशुआन को वहां पर देखकर वो भी काफी खुश होता है और कहता है कि तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना। लोंगशुआन कहती है कि मुझे नहीं मालूम, मगर मेरा पॉइजन वो अपने आप ही खत्म हो गया है। आखिर बाहर चल क्या रहा है, सब कुछ कैसे ठीक हो गया? तो फेंगान कहता है कि डीमन कमांडर ने हमारी हेल्प की है और उसने ही सारा मसला हल करवा दिया है। अब तुम ठीक हो चुकी हो तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लोंगशुआन वो ठीक होने के बाद अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती है और फेंगान कहता है कि तुम कुछ देर के लिए यहाँ पर आराम करो, मैं जाकर जरा फेंग शाओलिन से मिलता हूँ। ये कहने के बाद वो वहां जाने लगता है, मगर वो दिल ही दिल में कहता है कि टाइसेक के डिसाइपल्स मारे गए हैं और उनके मामले में जरूर इन्वॉल्व होंगे। ये कहने के बाद वो फेंग शाओलिन से मिलने के लिए चला जाता है तो फेंग शाओलिन वो अपने आप को हील कर रही होती है और जब फेंगान वहां पर आता है तो वो कहता है कि तो तुम्हें होश आ गया, लगता है तुम ठीक हो चुकी हो। तो फेंग शाओलिन यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में होती है और कहती है कि हाँ, मैं ठीक हो गई हूँ, मेरे जाने के बाद भी वहां पर कोई फाइट हुई थी। तो फेंगान कहता है कि सारा मसला रिजोल्व हो चुका है और हम लोग वापस से ग्रेट रून्स की तरफ वापस जा रहे हैं। तुम अपने आप को रिकवर करने की पूरी कोशिश करो और जल्द से जल्द रिकवर हो जाओ, तब तक मैं जाकर जरा बाहर देखता हूँ कि क्या सिचुएशन है। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है तो वो वापस से ब्लड सील मार्क लगा हुआ है, मैं येलो स्प्रिंग वाटर के जरिए इन्हें फिर से अनलॉक कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो कुछ ही देर के अंदर अपनी पावर के जरिए उन क्यानकुन बैग में से वो सील पैटर्न हटा देता है, जिसके बाद वो फेंगान से कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारा लक कैसा है, क्या वाकई में तुम्हें इसमें से कोई कीमती चीज मिल सकती है या नहीं। तो फेंगान फौरन से उस बैग के अंदर से कोई चीज निकालता है तो वो फेंगान को एक छोटी सी रेड पिल दिखाई देती है, जिस पर फेंगान कहता है ये कोई हाई ग्रेड की पिल लग रही है। तो फिर वो ड्रैगन उसे बताता है कि ये एक नेसेंट सोल लेवल की पिल है, फौरन से रिकवर कर लोगे और तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, मगर ये तुम सिर्फ उसी वक्त यूज कर सकते हो जब तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो जाए और तुम अपने दुश्मन पर काबू पाने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर वो लोग उसी बैग के अंदर से छोटे हेवनली लाइन स्टेचूज बाहर निकालते हैं। ये देखकर फेंगान कहता है कि ये तो वही लाइन स्टेचूज है और यान ड्रैगन उससे कहता है कि तुम्हें इन्हें येलो स्प्रिंग के साथ अच्छी तरह से रिफाइन करना होगा, जिसके बाद ये तीनों के तीनों ड्रैगन तुम्हारे लिए काम करेंगे और तुम्हारे पास 3 पेट्स आ जाएंगे। तुम इन्हें फाइट के दौरान कभी भी इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। यूं समझ लो कि ये तुम्हारे 3 साथी होंगे जो कि फाइट में तुम्हारा कभी भी साथ दे सकते हैं। ये सुनकर फेंगान खुश हो जाता है कि फाइनली उसके पास कोई ऐसी चीज है जो कि फाइट में उसके काम आ सकती है। फेंगान कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, इन्हें फौरन से आजमाते हैं। ये कहने के बाद वो ड्रैगन फौरन से उन स्टेचूज को जैसे ही एक्टिवेट करता है तो वो फौरन से हेवनली लाइंस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वहां से फौरन से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यान कहता है कि फौरन से इन्हें रिफाइन करो। ये सुनते ही फेंगान फौरन से अपनी फुल एनर्जी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों लाइंस जैसे ही उससे टकराते हैं तो वो उसकी बॉडी के अंदर मर्ज हो जाते हैं और फेंगान उन्हें अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी तरह से रिफाइन भी कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके हाथों में फायर एनर्जी होती है और उसकी कमर पर भी एक फायर बैंड आ चुका होता है। और फेंगान कहता है फाइनली मेरे पास अब कोई काम की चीज आई है, मैं फाइट के दौरान इसे एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर सकता हूँ। मगर वो ड्रैगन कहता है कि अभी भी इन बैग्स में से कोई और चीज निकल सकती है, मुझे फील हो रहा है कि कोई और भी चीज को फिर से खोलकर देखता है तो उसके अंदर से एक और ट्रेजर बाहर निकलता है जो कि एक लिक्विड टाइप का ट्रेजर होता है। ये देखकर फेंगान कहता है कि ये क्या चीज है। तो ड्रैगन उसे बताता है कि इसे 6 यांग वाटर कहते हैं, ये भी टॉप ग्रेड का एक लिक्विड वाटर है। तो फिर फेंगान कहता है कि 6 यांग वाटर, ये तो तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर करने में फायदा देगा। मगर ड्रैगन कहता है कि नहीं, ये पहले मेरे लिए काफी फायदेमंद था, मगर जैसे ही तुमने इमोर्टैलिटी लेवल को अचीव कर लिया है उसके बाद से ये मेरे किसी काम का नहीं रहा। अब मुझे इमोर्टल लेवल के एलेक्सियर्स काम आएंगे, मगर ये 6 यांग वाटर तुम्हारे अभी भी बहुत काम आ सकता है। तुम ऐसा करो कि वो छोटा सा ग्रीन ट्री बाहर निकालो जो कि तुम्हें उस आइलैंड में मिला था। ये सुनने के बाद फेंगान वो उस छोटे से वुड ट्री को उस 6 यांग वाटर के साथ मर्ज कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो वुड अपने आप ही उस लिक्विड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर वो अपनी ब्रांचेस बाहर निकालना शुरू कर देता है, जिस पर फेंगान कहता है कि ये तो काम करने लगा है। देखते ही देखते उस छोटे से वुड ट्री के अंदर अपने आप ही जान आ जाती है और वो अपनी अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है और फेंगान कहता है इसकी पावर तो सच में लाजवाब है। तो फिर यान उसे बताता है कि ये कोई नॉर्मल वुड ट्री नहीं है
बल्कि ये हेवन एंड अर्थ के बिटवीन सबसे रेयर ट्री है जो कि एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक मौजूद है। इसे फर्स्ट डिवाइन ट्री भी कहते हैं और कहा जाता है कि ये हेवन एंड अर्थ के सेंटर पर उगता है और सिर्फ यही एक ऐसा ट्री है जो कि मोर्टल और इमोर्टल रियलम को आपस में कनेक्ट करता है। क्योंकि ये हेवन एंड अर्थ दोनों के सेंटर पर मौजूद है तो ये दोनों के बीच का एक रास्ता बनता है। यूं समझ लो कि ये हेवन की तरफ से तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। तुम अगर इसे इस्तेमाल करो तो तुम वो टियांडू को भी हरा सकते हो। ये सुनकर फेंगान फौरन से उस वुड ट्री को दोबारा से अपने माइंड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और यान उससे कहता है कि तुम नेचर में इसकी मदद से काफी अच्छी एनर्जी एब्जॉर्ब करके इसे ग्रो कर सकते हो। जिसके बाद फेंगान दोबारा से वहां से उड़ते हुए एक जंगल के बीचों बीच जाकर पहुंचता है और वहां पर वो देखता है कि यहाँ पर काफी नेचुरल एनर्जी मौजूद है और यान उससे कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल बेहतरीन है, तुम यहाँ से काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी को हासिल कर सकते हो। तो फेंगान उसी वुड ट्री के जरिए वहां मौजूद नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तो वो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता उस वुड पीस के अंदर जैसे ही जाती है तो उसकी एक और ब्रांच ग्रो होने लगती है। जिस पर फेंगान कहता है फाइनली ये ट्रिक काम कर रही है। मगर अचानक कोई शख्स फेंगान पर हमला करता है तो फेंगान फौरन से उस ट्रिक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उड़ते हुए उस डायरेक्शन की तरफ जाता है तो वहां पर दो लड़कियां मौजूद होती हैं और उनमें से एक लड़की ने एक लाइटनिंग फ्लाइंग डेगर पकड़ा हुआ होता है। जिस पर फेंगान कहता है कि ये क्या। वो उन लड़कियों से कहता है कि तुम हो कौन और मेरे हेवन असेंशन माउंटेन की टेक्निक को कैसे जानते हो। ये सुनते ही वो लड़कियां हैरान हो जाती हैं कि ये हेवन असेंशन टेक्निक को अपनी टेक्निक कह रहा है, कहीं ये हमारी फेंग फैमिली से तो नहीं है। वो लोग कहते हैं कि तुम हो कौन और तुम अपने आप को हेवन असेंशन माउंटेन से रिलेटेड कैसे कह रहे हो। तुम जरूर कोई बहरूपीय हो जो कि हमारे हेवन असेंशन माउंटेन के अंदर आना चाहते हो। ये हेवन असेंशन माउंटेन फेंग किंगशुई के फेंग फैमिली से बिलोंग करता है। ये सुनते ही फेंगहान हैरान हो जाता है। उसे याद आता है कि फेंग किंगशुई ने उसे एक मर्तबा बताया था कि उसके भी अपने कुछ सीक्रेट्स हैं। जिसके बाद उसे याद आता है कि अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब ये है कि फेंग किंगशुई ने भी सीक्रेटली अपनी एक फॉरबिडन टेरिटरी बनाई हुई है और ये तो युहाउ सेक्ट से बहुत ही ज्यादा दूर है। और ऊपर से वो लड़कियां फेंगान से कहती हैं कि फौरन से अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताओ वरना हम लोग तुम्हें अरेस्ट करेंगे या फिर मार मार कर यहाँ से निकाल देंगे। तो फिर इतने में वहां पर एक और लड़की आती है जो कि फेंगान को देखते ही पहचान जाती है कि फेंगान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इतने में फेंगान उसे देखता है तो वो भी पहचान जाता है। उसे याद आता है कि जब वो फेंग फैमिली का नौकर हुआ करता था और घोड़ों को चारा खिलाया करता था तो उस वक्त वहां पर एक लड़की होती थी जिसका नाम फेंग क्यान था। वो फेंगान से कहकर जाती है कि हम लोग हेवन असेंशन माउंटेन जा रहे हैं और तुम्हें फेंग किंगशी और फेंग किंगवी का ख्याल रखना है। और फिर फ्लैशबैक से बाहर आते ही फेंग क्यान कहती है कि फेंगहान मैंने तुम्हें सिर्फ 1 साल तक नहीं देखा और 1 साल के अंदर तुमने सीक्रेट रियलम अचीव कर लिया। तुम तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हो। इतने में हमें फिर वहां पर उसी हेवन असेंशन माउंटेन में एक ऐसी जगह दिखाई देती है कि जहां पर एक डीमन को सील किया गया होता है। वो डीमन अपने आप को आजाद कराने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो पूरी तरह से बड़े से पत्थरों के पोल के अंदर सील हो चुका था और उसे अपने आप को वहां से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वहां मौजूद डिसाइपल्स ने उसे लाइटनिंग चेन्स के साथ होल्ड किया हुआ होता है। और जैसे ही वो लोग वहां पर लाइटनिंग को समन करते हैं तो उस डीमन को बहुत ही जोरदार लाइटनिंग के झटके लगते हैं जिससे वो और भी ज्यादा वीक हो जाता है और कहता है कि फेंग किंगशुई और यान टियान किंग मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इतने में हमें दिखाया जाता है वहां पर कुछ और लोग आते हैं और वो वहां पर आते ही उन लड़कियों पर हमला कर देते हैं। वो लोग वहां पर उस डीमन को आजाद कराना चाहते थे और उसके लिए वो लोग फौरन से उन चेन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं ताकि वो डीमन जल्द से जल्द आजाद हो सके और उसकी सील टूट जाए। मगर वहां मौजूद लड़कियां भी उन लोगों के साथ फाइट करती हैं। वो भी काफी स्ट्रांग होती हैं और उन लोगों को काफी कड़ी टक्कर दे रही होती हैं। मगर वो अजीब से दिखने वाले डीमन काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और अपने वेपन्स के साथ एक एक करके उन लड़कियों को अपने रास्ते से हटाते जा रहे होते हैं। मगर उसके बावजूद भी वो लड़कियां उन चेन्स को छोड़ने को तैयार नहीं होती और
किसी भी सूरत वो लोग उस डीमन को आजाद होने नहीं देना चाहती थी, मगर वो डीमंस फौरन से उन लड़कियों पर फिर से हमला करते हैं और वहां मौजूद उन मास्क गर्ल्स पर एक एक करके वार करते जा रहे होते हैं और उन्हें खत्म करने के बाद वो लोग दूसरी चेन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी तरह फिर जब एक चेन अकेली लड़की के पास होती है तो वहां मौजूद वो मेंटिस डीमन ये देखता है तो वो अपनी पावर के जरिए ही उस लड़की से वो चेन अपने आप ही छुड़ा लेता है, जिसके बाद उस डीमन की सील अपने आप ही टूट जाती है और वो स्टोन पिलर देखते ही देखते क्रैक होने लगता है। ये देखते ही वो तीनों डीमंस कहते हैं कि हमने इस डीमन की सील को तोड़ दिया है, अब चलो यहाँ से। ये कहते ही वो लोग फौरन से वहां से निकल जाते हैं और वो लड़कियां कहती हैं कि ये डीमन आजाद होने वाला है, अब हम लोग मास्टर फेंग किंगशी को क्या जवाब देंगे? अगर ये यहाँ से बाहर निकल आया तो ये हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान जब वो फेंग क्यान के साथ बात कर रहा होता है तो वहां पर अचानक एक जोरदार धमाका होता है जिसकी आवाज उन लोगों को सुनाई देती है। तो वो लोग फौरन से उसी डायरेक्शन पर निकल जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वो डीमन जिस जगह सील था वो सील अब टूट चुकी है और वो लड़कियां उन्हें बताती हैं कि कुछ अजीब से लोग यहाँ पर आए थे और उन लोगों ने इस डीमन की सील को तोड़ दिया है और ये डीमन अब पूरी तरह से आजाद हो चुका है। फेंग क्यान फिर फेंग हान से कहती है कि क्या तुम इसमें हमारी मदद करोगे? तो फेंग हान कहता है कि फेंग किंगशुई का दुश्मन मेरा दुश्मन है। ये कहते ही वो फौरन से आगे बढ़ जाता है और जाते साथ ही उस डीमन पर जैसे ही स्वॉर्ड से हमला करता है तो वो डीमन वहां से गायब होकर अलग जगह पर चला जाता है और फेंग हान देखता है कि वहां पर ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे डीमंस आ चुके हैं। उस बड़े से डीमन ने वहां पर छोटे छोटे डीमंस को समन कर लिया था और वो उनके जरिए फेंग हान को मारना चाहता था और फेंग हान अपनी शूरा स्वॉर्ड लेकर जैसे उनकी तरफ आगे बढ़ता है तो वो डीमन उसका रास्ता रोकते हैं और उसे ऊपर जाने नहीं देते। मगर जैसे ही वो डीमन उन छोटे डीमन से कहता है कि जाओ और जाकर खत्म कर दो इसे, तो वो डीमन फौरन से फेंग हान पर हमला करने के लिए आते हैं। मगर फेंग हान अपनी शूरा स्वॉर्ड के जरिए बहुत ही आसानी से उन डीमंस को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और इससे पहले कि वो उस जायंट डीमन की तरफ ऊपर बढ़ता वो जायंट डीमन फेंग हान पर एक जायंट स्पिरिचुअल हैंड टेक्निक को यूज करते ही उसे जमीन में गाड़ देता है, जिससे फेंग हान पूरी तरह से वहां पर दब गया था और फेंग क्यान को लगा कि शायद फेंग हान इंजर्ड हो चुका होगा। मगर देखते ही देखते फेंग हान उसी हैंड को वापस पुश करते हुए पीछे हटा देता है। हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान वहां पर अपनी वुड टेक्निक को यूज कर रहा था जिसके साथ वो उस जायंट हैंड को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और साथ में वहां मौजूद जितने भी छोटे मोटे डीमंस होते हैं वो सारे के सारे वहां से दूर जा गिरते हैं। फेंग हान की पावर देखकर वो सब लोग सरप्राइज होते हैं कि ये तो काफी ताकतवर है, मगर उन लोगों को वो डीमन किंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में वो डीमन किंग फेंग हान के पीछे अपीयर होता है तो वो लड़कियां डर जाती हैं, मगर फेंग हान उसके अटैक से पहले ही फौरन से एक शील्ड एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो अपने आप को उस अटैक से बचा लेता है। मगर फिर फेंग हान खड़ा होकर उससे कहता है कि तुम एक डीमन किंग हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम छुप कर हमला कर रहे हो। मगर फिर वो डीमन किंग गुस्से में कहता है कि छुप कर हमला मैं कर रहा हूँ, जबकि फेंग किंगशुई और मो शुआई ने एक साथ मिलकर मुझे यहाँ पर कई साल तक सील किए हुए रखा था। फाइनली अब जाकर मैं आजाद हुआ हूँ, पता नहीं वो कौन लोग थे जिन लोगों ने मुझे यहाँ से आजाद करवाया है, पर खैर अब मैं पूरी तरह से आजाद हो चुका हूँ तो अब जो कुछ फेंग किंगशुई का है वो अब मेरा होगा और मैं उसे खत्म करके रख दूंगा और मुझे सिर्फ वही लोग आजाद करवा सकते हैं जिनके पास 4th या फिर 5th लेवल की डिवाइन एबिलिटी हो। चलो अब तुम लोग अपनी मौत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही वो फेंग हान पर जैसे ही झपटता है तो फेंग हान फौरन से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। मगर फिर वो डीमन कहता है कि मैं तुम लोगों को मारकर तुम लोगों की बॉडीज को अपनी बॉडीज को नॉरिश करने के लिए यूज करूंगा। ये कहते ही वो दोबारा से अटैक करता है और इस मर्तबा भी फेंग हान बच जाता है और उसे पकड़ते ही जैसे उस पर वार करता है तो वो डीमन वहां से गायब हो जाता है। मगर फिर वो डीमन हंसते हुए कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर के साथ टकराऊंगा। तुम भले ही बाकी लोगों से अपनी असलियत छुपा सकते हो पर मैं तुम्हारी असलियत देख पा रहा हूँ कि तुम डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे अंदर मैंने ग्रेट एम्परर की डिमोनिक डिवाइन एबिलिटी को फील किया है। एक मर्तबा मैं तुम्हें पकड़ लूं तो उसके बाद मैं तुम्हारी बॉडी को अच्छी तरह से एग्जामिन करूंगा और तुम्हारी स्पिरिट को पूरी तरह से सील कर दूंगा और तुम्हारी बॉडी में मौजूद जितने भी ट्रेजर्स हैं या फिर तुमने जितनी भी डिवाइन एबिलिटीज अचीव की हैं वो सारी की सारी मैं तुम्हारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लूंगा। ये कहते ही वो दोनों ही फिर एक दूसरे पर आकर बहुत ही जोर से पंचेस से अटैक करते हैं और फिर इन दोनों के बीच में
घमासान की लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं। भले ही यहाँ पर वो डीमन काफी ज्यादा ताकतवर होता है मगर उसके बावजूद भी फेंग हान वो उसे कोई भी मौका नहीं देता कि वो फेंग हान पर किसी भी तरह से भारी पड़ सके। जैसे जैसे वो डीमन फेंग हान पर अपनी पावरफुल टेक्निक्स को यूज करता जा रहा होता है तो फेंग हान भी फौरन से अपनी शूरा बॉन्ड स्वॉर्ड निकाल लेता है और दोनों ही वॉरियर फिर से एक दूसरे से आकर टकराते हैं। तो वो वॉरियर शूरा बॉन्ड स्वॉर्ड को पकड़ता है तो वो उसे अपने हाथों के साथ डिस्ट्रॉय करके रख देता है जिसकी वजह से फेंग हान फौरन से नीचे जा गिरता है मगर वो वॉरियर उसके पीछे आ रहा था। ये देखते ही फेंग हान उसी हेवनली लायन को समन कर लेता है जो कि बाहर आते ही उस डीमन को निगल नहीं वाला था मगर वो फौरन से वहां से पीछे हटकर अपनी जान बचाता है और कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम टाइसेक के हेवनली लायंस को समन कर सकते हो। सच में अब तो मुझे तुम में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा है। मगर जैसे ही फेंग हान वो उन फायर लायंस का इस्तेमाल करता है तो वो लायंस उसको मारने की पूरी कोशिश करते हैं मगर वो डीमन हर जगह अपने आप को उन लायन बीस्ट से बचा रहा होता है। जैसे ही वो बीस्ट उसके ऊपर आग उगलना शुरू कर देते हैं तो वो डीमन अपनी जायंट हैंड टेक्निक को यूज करते ही एक बीस्ट को मुंह से पकड़ लेता है और उसे फौरन से उठाकर दूसरे लायन के ऊपर फेंकता है मगर इससे उन लायन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखने के बाद वो डीमन फेंग हान पर हमला करने के लिए जाता है तो फेंग हान फिर वहां मौजूद थर्ड लायन को भी समन कर लेता है तो वो डीमन फिर से एक और लायन को देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है और कहता है यहाँ पर एक और भी है। वो अपनी जान बचाने के लिए फौरन से उन लायन से दूरी बनाने की कोशिश करता है मगर वो लायन उस पर आग उगलते जा रहे होते हैं और क्योंकि अब वहां पर 3-3 लायन हो चुके थे तो उस डीमन के लिए अब वहां पर उन्हें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। मगर वो फेंग हान से कहता है कि मुझे मारना तो दूर की बात है तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से एक लायन उसके सामने आ जाता है जिस पर वो बिल्कुल घबरा जाता है और आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से फिर वो लायन उस पर आग उगलना शुरू कर देते हैं जिससे वो अब काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ गया था। और फेंग हान उससे कहता है कि हेवनली डीमन किंग जरा देखो अपने आप को, तुम्हारी कोर एनर्जी वो काफी तेजी से खत्म हो रही है और तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सीक्रेट्स के बारे में ज्यादा जान पाओगे क्योंकि तुम तो अभी से ही अपने घुटनों पर आने वाले हो। मगर फिर वो डीमन किंग कहता है कि तुम काफी एरोगेंट हो, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। ये कहने के साथ ही वो फौरन से अपनी एक और पावरफुल टेक्निक यूज करते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि डीमन किंग को हराना इतना आसान काम होता है। जब फेंग हान की बॉडी में मौजूद यान वो उस टेक्निक को देखता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है और फेंग हान से कहता है कि ये डिमोनिक सेक का एक सुप्रीम आर्ट है, तुम्हें इससे दूरी बनानी चाहिए। ये हेवनली कट टेक्निक है जिससे हर एक चीज को काटा जा सकता है। जब फेंग हान इस टेक्निक का सुनता है तो वो फौरन से उस अटैक को छोड़कर अपने चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बनाकर अपने आप को उन अटैक से बचाता है। मगर जैसे ही वो हेवनली डीमन किंग हेवनली कट अटैक रिलीज करता है तो वो इतने ज्यादा अटैक होते हैं कि हर तरफ फैल जाते हैं और फेंग हान के बैरियर से जब वो अटैक टकराते हैं तो वो बहुत ही तेजी से क्रैक होना शुरू हो जाता है और उनमें से एक अटैक फेंग हान को सीधा हिट कर जाता है जिससे फेंग हान काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और कहता है कि ये हेवनली कट टेक्निक तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, फिलहाल मुझे रिकवर करना होगा। ये कहने के साथ फेंग हान जैसे ही वहां से दूरी बनाने की कोशिश करता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन किंग फौरन से फेंग हान को एक पोर्टल टेक्निक के जरिए वापस खींचता जा रहा होता है और फेंग हान जब ये देखता है तो वो उसकी तरफ आते हुए वो एक डीमन सोर्ड पपेट उसकी तरफ रिलीज कर देता है जो कि उस हेवनली डीमन किंग के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। वो डीमन किंग इतना ताकतवर होता है कि वो उस पपेट को पहले तो जोर से जमीन पर मारता है और उसे ऊपर हवा में उछाल कर उसे फिर से जोर से जमीन पर दे मारता है। पपेट को निपटाने के बाद वो फेंग हान को गले से पकड़कर हवा में ऊपर उठा लेता है तो फेंग हान यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन में आ गया था मगर वो कहता है कि यही सही टाइम है। ये कहने की ही देर थी कि हम लोग उस किंग कोल्ड्रॉन को देखते हैं जो कि फौरन वहां पे आता है और वो डीमन किंग उसे देखता है तो वो फेंग हान को उस कोल्ड्रॉन की तरफ थ्रो कर देता है तो फेंग हान उस कोल्ड्रॉन से टकराते ही फौरन उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये देखकर वो डीमन किंग हैरान हो जाता है और वो कोल्ड्रॉन वहां से दूर निकलने की कोशिश करता है तो वो डीमन किंग कहता है कि अच्छा तो यहाँ पर 5 ग्रेड का एक किंग कोल्ड्रॉन मौजूद है, इसे तो मैं हर हाल में हासिल करूंगा। ये कहने के बाद वो उसके पीछे जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग शाओलिन और लोंगशुआन वो उस कोल्ड्रॉन को वहां से दूर ले जा रहे होते हैं और फेंग हान भी वहां पर आ जाता है। और यहाँ पर लोंगशुआन कहती है फेंग हान तुम ठीक तो हो ना? तो फेंग हान कहता है कि बस कुछ देर तक मुझे टाइम दे दो, मैं अपने आप को रिकवर कर लूंगा। ये कहने के बाद वो उसी रेड पिल को खा लेता है जो कि टाई इमोर्टल सेक के ट्रेजर्स के अंदर से उसे मिली थी। उस पिल को खाते ही वो फौरन से अपनी एनर्जी को रिकवर करने की कोशिश करता है और अपनी इंजरीज को भी ठीक कर लेता है जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसके बाद मैं इस डीमन को खुद ही हैंडल कर
लूंगा। और पीछे वो डीमन किंग उन लोगों के किंग कोल्ड्रोन को पकड़ने के लिए तेजी से आ रहा होता है और कहता है कि तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मुझसे ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। तुम लोगों को मारने के साथ साथ ये कोल्ड्रोन भी मेरा हो जाएगा। मगर इससे पहले ही फेंगहन अपने आप को रिकवर कर लेता है और कहता है कि तुम दोनों इस कोल्ड्रोन को कंटिन्यू आगे चलाते जाओ, मैं बाहर जाकर इस डीमन का सफाया करता हूँ। ये कहने के साथ वो फौरन से बाहर आते ही उस डीमन किंग को जोर से किक मारकर वहां से पीछे हटा देता है। और फिर उन दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें फेंगहन अब उसे बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रहा था, क्योंकि उस पिल को खाने के बाद उसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो उस डीमन को हैंड टू हैंड बैटल में काफी आसानी से डील करने लगा था। वो डीमन अब किसी तरह भी कोई भी एडवांटेज नहीं ले पा रहा था। उसने ऑलरेडी अपनी कटिंग टेक्निक को यूज कर लिया था, जिसके बाद अब उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था और फेंगहन उसे कोई टाइम का मौका नहीं दे रहा था। वो उस पर कंटिन्यूअसली अटैक करता जा रहा होता है और एक मौके पर वो उस पर एक बड़े से स्पिरिचुअल वेपन के साथ हमला करता है। उस अटैक को रोकने के लिए वो डीमन किंग अपने सामने एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट करके उस अटैक को रोक लेता है। इतने में दूसरी तरफ से वो गोल्डन कोल्ड्रोन भी उसी की तरफ आ रहा होता है। ये देखते ही वो डीमन किंग अपने जायंट हैंड टेक्निक के जरिए उस कोल्ड्रोन को भी वहीं पर ही पकड़ लेता है और उसे आगे बढ़ने नहीं देता और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि डीमन किंग को हैंडल करना इतना आसान है? मगर फेंगहन कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि हम लोग अपनी पूरी पावर यूज कर रहे हैं। ये कहने के साथ वो वहां पर उसी हेवनली लाइन को समन करता है तो वो उस वॉरियर के बिल्कुल ऊपर से आ निकलता है और अपने एक पंजे के जरिए उस वॉरियर को बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो डीमन इंजर्ड हो जाता है। और फेंगहन फिर अपने तीनों लाइंस के साथ एक साथ उसके ऊपर बहुत ही जोरदार कंबाइन फायर एनर्जी अटैक करता है, जिसके जरिए वो उस डीमन किंग पर एक जोरदार एनर्जी प्रेशर बना लेता है और साथ में हेवनली लाइन के जरिए रिफाइनमेंट प्रोसेस को भी शुरू कर देता है, जिसके जरिए वो उस डीमन किंग की बॉडी को ही रिफाइन करने लगा था। और वो डीमन किंग कहता है मेरी पावर वो तेजी से कम होने लगी है। ये देखते ही वो फौरन से उसी हेवनली कटिंग टेक्निक को यूज करता है तो इस मर्तबा वो टेक्निक अपने आसपास हर एक चीज को काटना शुरू कर देती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो टेक्निक अब इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रही थी, क्योंकि फेंगहन ने पहले ही रिफाइनमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया था और साथ में वो अब उस डीमन किंग को मारने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उस पर अटैक भी कर रहा होता है। मगर वो डीमन किंग वहां से भागता है, मगर अचानक से वो गोल्डन कोल्ड्रोन से आकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो फिर से उसी जगह वापस आकर गिरता है। जिसके बाद फेंगहन उससे कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम हार मान लो, इस वक्त मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दो साथी हैं और मेरे साथ 3 लायन किंग्स मौजूद हैं और तुम बिल्कुल अकेले हो। मगर वो वॉरियर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास इस वक्त स्ट्रेंथ ज्यादा है तो क्या तुम मेरे ऊपर टेक ओवर कर लोगे? मैं तुम्हें कोई भी एडवांटेज लेने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वो फौरन से अपनी बॉडी से बहुत ही जोरदार एनर्जी को रिलीज करता है और अपने ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपने ट्रू फॉर्म में आता है तो वहां पर हम लोग एक बहुत ही बड़े जायंट मेंटिस डीमन को देखते हैं, जो कि उस डीमन किंग का असली रूप होता है। तुम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। ये कहने के साथ वो फिर से एक स्पेस रिफ्ट क्रिएट करके फेंगहन को अपनी तरफ खींचता है तो वो बाकी 2 लड़कियां वहां से निकल जाती हैं, मगर फेंगहन वो पीछे की तरफ खींचा चला जाता है। मगर वो नीचे जाते जाते फौरन से उसी ड्रैगन स्पिरिट को यूज करता है तो यान फौरन से ड्रैगन फॉर्म में स्पेस रिफ्ट के अंदर से होते हुए उस डीमन किंग के बिल्कुल पास जा पहुंचता है और उसे फौरन से अपनी हुआन गुआन स्क्रिप्चर के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो वो डीमन किंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो ड्रैगन स्क्रिप्चर का येलो स्प्रिंग वाटर है, जो कि किसी भी चीज को रिफाइन कर सकता है। देखते ही देखते यान वो उसे फौरन से रिफाइन करके उसे बिल्कुल छोटे से शेप में ले आता है, जिसके बाद वो डीमन किंग अब उस स्क्रिप्चर का एक हिस्सा बन जाता है। और वहां मौजूद जितने भी हेवन असेंशन माउंटेन की डिसाइपल्स होती हैं वो ये देखकर हैरान हो जाती हैं कि फेंगहन ने अकेले ही उस डीमन को हैंडल कर लिया है और उसे पूरी तरह से सप्रेस कर दिया है। और दूसरी तरफ वो ड्रैगन उस डीमन को फेंगहन की तरफ फेंक देता है तो फेंगहन कहता है कि शुक्र है कि हमारे पास येलो स्प्रिंग वाटर मौजूद है, वरना ये डीमन तो हमारी सच्चाई सब लोगों के सामने बयान कर देता। और वो ड्रैगन उसे बताता है कि अगर इसने हेवनली कटिंग टेक्निक को यूज ना किया होता तो इसकी एनर्जी इतनी तेजी से कंज्यूम ना होती, और जब इसने सेकंड टाइम उस एनर्जी को यूज किया तो ये बहुत ज्यादा वीक हो गया था, जिसके बाद इसे येलो स्प्रिंग वाटर के साथ रिफाइन करना बहुत ज्यादा आसान हो गया था। और वो फेंगहन को ये भी बताता है कि क्योंकि अब वो हमारी हुआन गुआन ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर आ चुका है तो इसलिए अब उसकी पूरी लाइफ की कल्टीवेशन, उसकी डिवाइन एबिलिटीज और उसकी सारी की सारी टेक्निक्स वो अब तुम्हारी होंगी। और फिर फेंग शाओलिन और लोंग शुआन दोनों ही उस कोल्ड्रोन के साथ वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि फेंगहन
हान ने तो पहले से ही मैदान साफ कर दिया है, कहीं कोई डीमन मौजूद नहीं, जिस पर वो लोग काफी सरप्राइज होते हैं कि फेंग हान अचानक से लायंस को समन कर लेता है और अचानक से वो बड़े बड़े डीमंस को मार देता है, जिसे हैंडल करना भी उसके बस की बात नहीं थी। लगता है कि फेंग हान के पास भी कोई बड़े से सीक्रेट्स मौजूद हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हेवन असेंशन की वो लड़कियां फेंग हान के पास आती हैं और उसका शुक्रिया अदा करती हैं। तो फेंग हान कहता है कि फेंग किंग शुई ने मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया है, तो उसकी खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद वो लड़कियां फेंग हान का शुक्रिया अदा करती हैं और वहां पे लोंग शुआन और फेंग शाओलिन भी आती हैं और वो लड़कियां फिर उनका भी शुक्रिया अदा करती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एक लड़की आती है और वो आते ही फेंग क्यान के कान में कुछ बात बताती है, जिसकी वजह से फेंग क्यान थोड़ा सा सीरियस हो जाती है और वो फेंग हान और उसके दोस्तों को बताती है कि टाइसेक के 3 डिसाइपल्स को किसी ने साउथ सी के पास मार दिया है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन डिसाइपल की मौत में डीमन कमांडर भी इन्वॉल्व है, इसीलिए टाइसेक ने उसकी मौत का बदला लेने का फैसला कर दिया है और बहुत जल्द डीमन और इमोर्टल वार शुरू होने वाली है। कहा जा रहा है कि टाइसेक ने पहले ही अपने अलायंस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और उन लोगों ने डीमन कमांडर की मौत का ऐलान भी कर दिया है कि जो भी शख्स उसे मारेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुनने के बाद फेंग हान कहता है कि ठीक है, हमें भी वापस जाना होगा क्योंकि डीमन और इमोर्टल वार बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तो इसके लिए हम लोगों को भी अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा और हमें फौरन से अपने सेक्ट वापस जाना होगा। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से वहां से निकल कर चले जाते हैं और फिर फेंग क्यान वो कहती है कि मुझे इस सारे मैटर के बारे में सीनियर सिस्टर फेंग किंग शुई को बताना होगा कि यहाँ पर क्या कुछ हो गया है। ये कहकर वो फौरन से एक मैसेज रिलीज कर देती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें उन्हीं 3 डीमंस को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन किंग की सील को तोड़ने के बाद यहाँ पर आ पहुंचे थे। वो कहते हैं कि ये लड़का फेंग हान आखिर है कौन, इसकी पावर तो सच में काफी कमाल की है। सोचा भी नहीं था कि ये हमारे पूरे प्लान को खराब कर देगा। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग डीमन किंग को आजाद करवाने के बाद मौके का फायदा उठाएंगे, मगर इस लड़के ने हमारी सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। तो वहां मौजूद दूसरा डीमन कहता है कि हम लोग फिर से वहां जाएं और अपनी ताकत के दम पर अपना वो मकसद पूरा कर दे। तो पहले वाला डीमन कहता है कि नहीं, उन लोगों को अब अलर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। वो लड़का फेंग हान बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, उसके बारे में पहले जानना जरूरी है। उसके पास पहले से ही वो 5 प्रिजन गोल्डन कोल्ड्रोन भी मौजूद है। मुझे लगता है अगर हम लोग उसके रास्ते पर आ गए तो शायद हम एक साथ उसका मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें बैकफुट पर रहकर ही इन लोगों को आपस में लड़वाना है। और वैसे भी अब इसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। डीमन और इमोर्टल की वार अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जिसमें हम लोगों को बस अब ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के लिए माहौल गर्म करना है। और उसके बाद जब ये दोनों ही आपस में कमजोर पड़ जाएंगे तो उसके साथ ही हम लोग अपने डीमन क्लान को समन कर लेंगे, जिसके बाद हम लोग इन लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे और हम ही इन लोगों पर फिर रूल करेंगे। जिसके बाद फिर हमारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम लोग न सिर्फ लोअर रियलम पर अपना कंट्रोल करेंगे बल्कि फिर हम लोग अपर रियलम पर भी अपना कंट्रोल करेंगे। हमें बस एक रिपोर्ट भेजनी होगी और बताना होगा कि फेंग हान वो हेवन असेंशन गेट से बिलोंग करता है। हमारे लॉर्ड ने पहले से ही हेवन असेंशन गेट से अपने कॉन्टेक्ट्स बना लिए होंगे और वो इस सारी सिचुएशन को खुद से हैंडल कर लेंगे। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर हुआ ज़ेन वो फेंग किंगवी के साथ मौजूद होता है और वो वहां पर फेंग लिन और उसके साथ दूसरे सर्वेंट को टेक्निक सिखा रहा होता है, जिस पर फेंग किंगवी उसका शुक्रिया अदा करती है। और फिर वो फेंग लिन और वहां मौजूद दूसरे सर्वेंट से कहती है कि तुम लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहना और इस टेक्निक को अच्छी तरह से सीखना। और वो हुआ ज़ेन का शुक्रिया अदा भी करते हैं। जिसके बाद फेंग किंगवी वहां से चली जाती है और दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ये टेक्निक सच में कमाल की है। एक मर्तबा हम लोग सीक्रेट रियलम को अचीव कर लें, उसके बाद फिर फेंग हान की खैर नहीं होगी। उसने हमें बहुत ज्यादा जलील किया था ना, हम उससे चुन चुन कर बदला लेंगे। एक मर्तबा हम लोग उसके बराबर के लेवल पर आ जाएं तो फिर वो हमारे सामने बोल तक नहीं पाएगा और हम लोग भी फिर फेंग फैमिली के हाईएस्ट रैंकिंग के मेंबर्स बन जाएंगे और सब लोग फिर हमें भी मास्टर कहकर पुकारेंगे। फिलहाल तो सुना है कि फेंग हान साउथ सी की तरफ गया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि वो इस बार जिंदा वापस आएगा और जब वो वापस आएगा तो फिर मैं उसे अपनी पावर शो करूंगा और उसे अपने घुटनों पर लाकर उसके मुंह से अपने जूते साफ करूंगा। यहाँ पर वो लोग ख्याली पुलाव पकाते जा रहे होते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है।
जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग किंगशुई वो अपने उसी फेरी लैंड में मौजूद होती है जहां वो काफी लंबे टाइम से कल्टीवेशन कर रही थी और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो वहां पर लाइटनिंग मदर को समन करती है तो वहां फौरन से एक लाइटनिंग स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है जो कि असल में लाइटनिंग मदर बॉडी होती है। और फेंग किंगशुई यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए अपने नए रियलम को रियलाइज कर चुकी होती है, जिसके बाद वो कहती है कि फाइनली मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपनी सारी फीलिंग्स को और अपने सारे एक्सपीरियंस को एक यूनिटी आर्ट की तरह एक जगह इकट्ठा करना है। जब हम लोग ये सारा का सारा एक्सपीरियंस एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो ही हमें हमारी रियलिटी के बारे में पता चलता है। फेंग किंगशुई जब ये रियलाइज कर लेती है तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी से एक बहुत ही जोरदार लाइटनिंग एनर्जी रिलीज होती है जो कि दूर दूर तक फैल जाती है और हम लोग उस लाइटनिंग मदर बॉडी को देखते हैं जो कि अब थोड़ी बहुत चेंज लग रही होती है। और यहाँ पर फेंग किंगशुई ने सीक्रेट रियलम के 6th लेवल को भी अचीव कर लिया होता है जिसे यूनिटी रियलम कहा जाता है। इस रियलम को अचीव करने के बाद फेंग किंगशुई की बॉडी वो एक प्रिमोर्डियल थंडर लाइटनिंग बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और क्योंकि फेंग किंगशुई की कल्टीवेशन अब सक्सेसफुल हो गई थी तो इसीलिए अब उस स्पिरिट रियलम में रहने का उसका कोई फायदा नहीं था, तो वो फौरन से उस आइसोलेशन से बाहर आ जाती है और बाहर की दुनिया को आकर देखती है तो अचानक उसे फेंग क्यान का मैसेज मिलता है और उसे सारी बातें बता दी जाती है कि हेवन असेंशन माउंटेन में फेंग हान ने उन लोगों की मदद की और उस डीमन को दोबारा से सील करके वो उसे अपने साथ ले गया है। और साथ में उसे ये बात भी बता दी जाती है कि ह्यूमंस और डीमंस की वार बहुत जल्द शुरू होने वाली है और ये वार डीमन कमांडर मोशुआई की वजह से शुरू हो रही है। ये सारी बातें पता चलने के बाद फेंग किंगशुई कहती है कि साउथ सी में इस वक्त बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी हो रही होगी, मुझे खुद से वहां पर जाकर देखना होगा। ये कहते ही वो फौरन से वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग उसी गोल्डन कोल्ड्रोन को देखते हैं जो कि फिर से पानी की गहराइयों में चला जाता है और फेंग हान दोबारा से उसी हुआन गुआन ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर आता है जहां पर उस ड्रैगन के हाथ में एक छोटा सा एलेक्सियर होता है और वो फेंग हान को बता रहा होता है कि ये एक सेंट लेवल का रेलिक है जिसे उस हेवनली डीमन ने खुद से रिफाइन किया था। ये वाकई में एक अर्थ ग्रेड की सुप्रीम पिल है। वो फेंग हान से कहता है कि तुम्हें इसे फौरन से रिफाइन करना शुरू कर देना चाहिए और वो फेंग हान को ये भी बता देता है कि इस पिल की पावर बहुत ही ज्यादा हो सकती है। हो सकता है कि शायद इससे तुम्हारी बॉडी वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे, मगर तुम क्योंकि बहुत ही हाई लेवल की यान लुवो जिनशिन टेक्निक को परफॉर्म कर चुके हो और तुमने बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है तो तुम्हें इसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। नॉर्मल कोई भी बंदा अगर इसे कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी वैसे ही एक्सप्लोड हो जाएगी, मगर तुम्हारे पास क्योंकि डेमोनिक आर्ट कल्टीवेशन है जिससे तुमने अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छी तरह से रिफाइन किया है तो तुम इस सुप्रीम पिल को कंज्यूम कर सकते हो। फेंग हान जैसे ही उसे एब्जॉर्ब करता है तो फेंग हान की बॉडी में अचानक से इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि वो खुद उस पावर को हैंडल नहीं कर पा रहा होता और कहता है कि मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। देखते ही देखते वो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ती जाती है कि फेंग हान उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। जैसे जैसे वो एनर्जी बढ़ती जा रही थी फेंग हान भी काफी मुश्किल सिचुएशन में आता जा रहा था, यहाँ तक कि वो उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए अपने एक हाथ से एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट करता है जिससे वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देता है और फिर वो एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान अपने मुंह से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज करता है जो कि सामने मौजूद हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो ड्रैगन फेंग हान से कहता है कि तुम्हें इसे कंट्रोल करना होगा, फौरन से कंसंट्रेट करो और दोबारा से इस एनर्जी पर फोकस करो। अगर तुमने इस पर फोकस ना किया तो ये एनर्जी तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगी। ये सुनते ही फौरन फेंग हान गोल्डन यान लुओ टेक्निक को यूज करते हुए उस सारी की सारी एनर्जी को फिर से अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है जो एनर्जी उसकी बॉडी से रिलीज हुई थी वो उस सारी एनर्जी को दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है और इस मर्तबा वो थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा होता है और बहुत ही इजीली सारी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। तुम्हारे अलावा अगर कोई हेवन ह्यूमन रियलम का वॉरियर होता तो शायद वो इस टेक्निक को कंट्रोल करने के लिए अपनी कोई सुप्रीम टेक्निक यूज करता या फिर कोई स्पेल यूज करता, मगर तुम्हारे पास वो ग्रीन वुड ट्री मौजूद है, तुम उसकी ट्रू की को यूज कर सकते हो। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान वो हेवनली कटिंग टेक्निक को यूज करता है तो वो सारी एनर्जी उसके हाथों पर आ जाती है और उस टेक्निक के जरिए फेंग हान अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी ऐसे ही हवा में रिलीज करता है जिससे वो एक पहाड़ को काट कर रख देता है, मगर वो और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करना चाहता था जिसके लिए वो एक और पावरफुल एनर्जी अटैक करता है जो कि सीधा वो पानी पर जाकर हिट करता है। तो उसका इम्पैक्ट देख
देखकर फेंगान खुद भी बिल्कुल हक्का बक्का रह गया होता है, यहाँ तक कि वो ड्रैगन भी उसे इतना गौर से देख रहा था कि आखिर ये सब कुछ इसके एक्सपेक्टेशन से भी कुछ ज्यादा लग रहा है। फेंगान ने अपनी बॉडी में जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसे इस टेक्निक के जरिए आसानी से अपनी बॉडी से निकाल दिया था। ऐसा सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि हेवनली कटिंग टेक्निक बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है और सिर्फ इसी वजह से ही इसीलिए फेंगहान उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर जगह दे पाया था। और फिर वो ड्रैगन उससे कहता है कि तुम उस छोटे से वुड ट्री की ट्रू पावर को अगर तुम इस वुड कटिंग टेक्निक के साथ मर्ज कर लो तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये देखकर फेंगहान बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मेरी पावर देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल इनविंसिबल हो गया हूँ। ये कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर यान उसे अजीब तरह से देख रहा होता है कि जैसे फेंगहान शायद वो बिल्कुल पगला गया है। फेंगहान फौरन से उस कोल्ड्रोन से बाहर निकल आता है और फेंग शाओलिन और लोंगशुआन से कहता है कि अब इस कोल्ड्रोन को मैं खुद से हैंडल करूंगा, तुम लोग रेस्ट कर लो। ये सुनकर वो दोनों ही लड़कियां थोड़ी देर के लिए वो कोल्ड्रोन फेंगहान के हवाले कर देती हैं और फेंगहान फिर कहता है कि चलो देखते हैं कि ये रॉयल कोल्ड्रोन आखिर कितनी स्पीड के साथ जा सकता है। ये कहते ही वो उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, जिस पर लोंगशुआन और शाओलिन दोनों ही उससे कहती है कि ज्यादा जल्दबाजी मत करो, तुम्हें अपनी एनर्जी को इतनी आसानी से कंज्यूम नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि शायद हमें अभी भी किसी मुश्किल को फेस करना पड़े, इसीलिए अपनी एनर्जी को जरा बचा कर रखो। मगर फेंगहान उन लोगों की कोई बात नहीं मानता और वो अपनी पावर को कई गुना बढ़ा देता है, जिसके साथ वो उस कोल्ड्रोन की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा होता है। ये देखते ही वो दोनों लड़कियां भी परेशान हो जाती हैं कि आखिर इसे क्या हुआ है। मगर देखते ही देखते अचानक से फेंगहान किसी चीज से टकरा जाता है, जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर वो 3 डीमंस होते हैं जो कि पहले हेवन असेंशन में आए थे और उन लोगों ने उस डीमन किंग की सील को तोड़कर उसे आजाद करवाया था। उस कोल्ड्रोन से टकराते ही एक डीमन वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस पर वो सारे ही लोग चौंक गए थे और फेंगहान वो कोल्ड्रोन लेकर काफी आगे चला जाता है और वहां पर वो दोनों ही डीमन एक जगह रुक जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये फेंगहान था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मगर दूसरा डीमन कहता है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए और उससे इसका हिसाब किताब लेना चाहिए, वरना हम लोग गॉड किंग को क्या मुंह दिखाएंगे। ये कहते ही वो लोग उसके पीछे चले जाते हैं और दूसरी तरफ फेंगहान वो एक जगह जाकर रुक जाता है और कहता है कि लगता है मैंने एक्सीडेंटली किसी को मार दिया है। मगर फेंग शाओलिन और लोंगशुआन उससे कहते हैं कि जल्दी से निकल चलो यहाँ से, हमें नहीं मालूम वो कौन लोग हैं, हो सकता है कि वो लोग किसी बड़े सेक्ट से बिलोंग करते हो। इससे पहले कि वो लोग वहां से जाते वो दोनों ही डीमंस वहां पर आ पहुंचते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो ये तुम हो। फेंगहान फौरन से उनके सामने आकर कहता है कि मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गया था, मुझसे गलती हुई है, मैंने आपके एक साथी को मारा है, उसके लिए मैं भरपाई करने को तैयार हूँ। आप लोग जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, मैं हर तरह से आप लोगों का साथ दूंगा। तो उन डीमंस में से एक बंदा कहता है कि अगर तुम हमारे गुलाम बन जाओ तो हम तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे। मगर फेंगहान जब उनका चेहरा देखता है तो वो कहता है कि लगता है हमें इस मामले में कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। ये कहने के बाद वो डीमन फौरन से अपनी टोपियां उतारते हैं और फौरन से एक बंदा तो फेंगहान के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करता है, जिसके बाद वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो फेंग शाओलिन और लोंगशुआन वो दोनों ही उसकी मदद करने के लिए उस कोल्ड्रोन के साथ आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लोंगशुआन और शाओलिन के पीछे उन 2 डीमन में से एक उसके पीछे चला जाता है और दूसरा डीमन फेंगहान के पीछे चला जाता है। और यहाँ पर फेंग शाओलिन और लोंगशुआन दोनों ही फेंगहान से कहते हैं कि एक डीमन को तुम हैंडल कर लो, एक को हम लोग हैंडल करते हैं। वो डीमन वहां पर आते ही कहता है कि एक मर्तबा मैं तुम्हें मार दूं, उसके बाद में तुम्हारी बॉडी से उस वाटर गॉड गू हेवनली किंग की ओरिजिन का पता लगा लूंगा। ये कहने के बाद फेंगहान जब वहां पर नीचे आता है तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम उस हेवनली डीमन किंग को जानते हो, इसका मतलब ये है कि तुम ही वो लोग हो जिन्होंने उसकी सील को तोड़कर उसे वहां से आजाद करवाया था। ये कहने के बाद वो लोंगशुआन और शाओलिन से कहता है कि ये हमारे दुश्मन है, इन पर हमला करो। ये कहने के साथ ही वो उस सामने वाले डीमन पर जाकर पंच से अटैक करता है और फेंग शाओलिन और लोंगशुआन उसी कोल्ड्रोन के साथ उसी दूसरे डीमन से जाकर टकराते हैं। तो वो डीमन उन्हें वहीं पर ही रोक देता है और कहता है कि ये कोल्ड्रोन हमारे गॉड क्लान ने ही बनाया है ताकि हम लोग इस कोल्ड्रोन के जरिए सबको सप्रेस करके डीमन सर्वेंट्स की तरह यूज करें। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग इसके जरिए मुझे हरा सकते हो? ये कहते ही वो फौरन से अपनी एनर्जी के जरिए उस कोल्ड्रोन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो वो कोल्ड्रोन थोड़ी दूर जाकर अचानक से रुक जाता है क्योंकि वो डीमन उसे आगे जाने ही नहीं देता, जिस पर लोंगशुआन भी हैरान हो जाती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। मगर अचानक देखते ही देखते फेंग शाओलिन को कुछ तकलीफ होने लगती है। उसके आसपास हमें एक स्पेल दिखाई देता है जिसकी
वजह से वो वहीं पर ही गिर जाती है और लोंगचुआन कहती है आखिर ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की टेक्निक है। वो कोल्ड्रोन अपने आप ही बिल्कुल बेजान होकर एक जगह आकर नीचे गिरता है और वो डीमन वहां पर आ पहुंचता इससे पहले ही लोंगचुआन बाहर आती है और वो उस डीमन को एक अलग डायरेक्शन की तरफ लेकर जाती है। मगर जैसे ही वो डीमन उसके करीब पहुंचता है तो लोंगचुआन अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देती है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। वो डीमन उसके जैसे ही करीब जाता है तो वो उस पर पंचेस के साथ अटैक करना शुरू कर देता है, जिस पर लोंगचुआन उसे हैंडल नहीं कर पाती और वो डीमन उसे बार बार मारता रहता है। उस डीमन की न सिर्फ स्ट्रेंथ ज्यादा होती है बल्कि उसकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है, जिसकी वजह से लोंगचुआन वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वो डीमन उसे पंच मारते हुए हवा में ऊपर की तरफ थ्रो करता है तो लोंगचुआन ऊपर जाने के बाद ऊपर से ही एक और पावरफुल टेक्निक यूज करती है, जिसके साथ वो एक बहुत बड़ी सोर्ड को उस डीमन की तरफ थ्रो कर देती है। मगर वो डीमन जैसे उस लाइटनिंग थंडर सोर्ड को अपनी तरफ आते देखता है तो वो अपना वही स्पिनिंग डेगर उसकी तरफ थ्रो करता है, जो कि उस सोर्ड के बिल्कुल चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है और हम देखते हैं वो सोर्ड बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाती है और वो डीमन ऊपर जाते ही फिर से बहुत ही जोर से जाकर लोंगचुआन को हिट करता है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फेंग हान को, वो उस दूसरे डीमन को बिल्कुल बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। जैसे ही वो डीमन करीब आने की कोशिश करता है तो फेंग हान उस पर मल्टी सोर्ड टेक्निक यूज कर देता है, मगर उस डीमन पर इसका कोई असर नहीं होता। ये देखकर फेंग हान परेशान होता है कि आखिर ये लोग किस तरह की पावर यूज कर रहे हैं। तो फिर वो ड्रैगनों से बताता है कि अच्छा मुझे अब याद आया, ये लोग कौन है। ये लोग असल में आउटर रियलम से आए हैं और ये लोग खुद को गॉड क्लान कहते हैं। तो फेंग हान कहता है क्या आउटर रियलम। तो यान उसे बताता है कि हाँ, आज से 10,000 साल पहले इन लोगों ने अपनी एक बहुत ही पावरफुल फोर्स बनाई थी ताकि ये लोग हर तरह के लिविंग बींग्स को अपना गुलाम बना सके। और उस वक्त के जितने भी इमोर्टल या फिर डीमन या मॉन्स्टर क्लान थे, इन लोगों ने उन सबको पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया था। फेंग हान यहाँ पर उस अटैक से बच भी रहा होता है और साथ में वो ड्रैगन की बातें भी सुन रहा होता है। वो ड्रैगनों से बताता है कि उस टाइम के ह्यूमंस, डीमंस और मॉन्स्टर्स ने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट कर लिया था और उन लोगों ने फिर अपनी पावर्स को एक साथ कंबाइन किया था, जिसके बाद उन लोगों ने गॉड क्लान की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। और फिर हम लोग लोंगचुआन को देखते हैं, वो उस डीमन से बचने के लिए फिर से आइस एनर्जी का इस्तेमाल करती है और इस मर्तबा भी कोई फायदा नहीं होता तो वो फौरन से अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और नीचे वो डीमन मौजूद होता है। तो लोंगचुआन अपने उस आइस ड्रैगन के साथ उस पर एक बहुत ही पावरफुल आइस एनर्जी रिलीज करती है, मगर वो डीमन तो हंसते हुए उसके अटैक को डॉज करते हुए निकल जाता है, जिस पर लोंगचुआन यहाँ वहां देखती है कि ये डीमन कहाँ चला गया। मगर वो डीमन तो उसके बिल्कुल ऊपर आ पहुंचता है और उस ड्रैगन के साथ उसे एक बहुत ही जोरदार किक मारते हुए सीधा उस आइस की तरफ थ्रो कर देता है। तो वो लड़की उस ड्रैगन के साथ सीधा पानी की गहराइयों में नीचे चली जाती है, जिसके बाद वो डीमन फेंग हान की तरफ देखता है। वो दूसरा डीमन फेंग हान का मुकाबला कर रहा था और उसे बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रहा था। फेंग हान जैसे ही उस डीमन पर मल्टी सोर्ड टेक्निक को यूज करता है तो वो टेक्निक उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करती, जैसे कि वो उससे टकरा कर फौरन से कहीं गायब हो जाती है। ये देखकर फेंग हान भी हैरान हो जाता है, मगर फिर यान उससे कहता है कि हाँ मुझे अब याद आ रहा है। दूसरी तरफ वो डीमन फेंग हान पर अटैक किए जा रहा था और यान उससे कहता है कि मुझे अब पता चला ये कौन लोग हैं। ये लोग आउटर रियलम से आए हैं और ये खुद को गॉड क्लान मेंबर कहते हैं। आज से 10,000 साल पहले इन लोगों ने अपनी एक बहुत बड़ी फोर्स बनाई थी। वो फोर्स इतनी ताकतवर थी कि उन लोगों ने ह्यूमंस, डीमंस और मॉन्स्टर तक को भी खत्म कर दिया था। उन्होंने अपना गुलाम बना लिया था, मगर बाद में ह्यूमंस ने, डीमंस ने और मॉन्स्टर्स ने एक साथ मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया और तीनों ने एक साथ मिलकर फिर इन लोगों के खिलाफ जंग लड़ी थी, जिसमें गॉड क्लान की उन लोगों ने मिलकर धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। तब से लेकर अब तक ये गॉड क्लान हमेशा से इन तीनों क्लान्स का दुश्मन रहा है। मैं तुम्हें इनके 10 ऐसे वीक पॉइंट्स बता सकता हूं जहां पर हिट करोगे तो तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। मगर फेंग हान ऑलरेडी बहुत मुश्किल में होता है क्योंकि वो डीमन उस पर अटैक किए जा रहा था और फेंग हान यहाँ पर उस ड्रैगन की बातें सुनने में मसरूफ था और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे फेंग हान वो ड्रैगन की बातें सुनने में मसरूफ होता है, वैसे वैसे उसे और भी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है। मगर अचानक से फेंग हान जब वो उस हेवनली कटिंग टेक्निक को यूज करता है तो वो टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो डीमन भी उससे डर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी से इतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्लैश अटैक निकलते हैं कि हर एक चीज डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है और एक अटैक उस डीमन से हिट कर
जाता है, जिसकी वजह से वो डीमन बुरी तरह से इंजर्ड होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका एक हाथ ही कट गया है। ये देखने के बाद वो दूसरा डीमन भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है और फेंग हान को फिर अब अकेले ही उन दोनों डीमंस का मुकाबला करना पड़ रहा था। दोनों ही डीमंस उस पर काफी भारी पड़ने लगे थे, जिस पर फेंग हान कहता है कि लगता है शायद मैं दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मगर अचानक उसे रियलाइज होता है कि ये दूसरा डीमन तो लॉन्ग शॉट से लड़ रहा था, जिससे ही वो उन लोगों से दूरी बनाता है। तो उसे याद आता है कि फेंग शाओलिन वो भी तो वहां पर मौजूद थी। मगर वो डीमन कहता है बेफिक्र हो जाओ, बहुत जल्द मैं तुम्हें भी उन दोनों लड़कियों के साथ ऊपर पहुंचा दूंगा। ये सुनते ही फेंग हान गुस्से में आ जाता है। उसे लगा कि शायद इस डीमन ने उन दोनों को मार दिया है। वो कहता है कि मैं पहले तुम लोगों के साथ टाइम पास कर रहा था, पर लगता है कि तुम दोनों को मरने की जल्दी है। ये कहते ही वो बहुत ही स्पीड के साथ उन दोनों की तरफ आता है और उनसे जैसे ही टकराता है तो वो दोनों को पीछे धकेल देता है और अपनी उसी हेवनली स्लैश अटैक टेक्निक को यूज करता है। तो वो इस मर्तबा बहुत ही सारे एक साथ एनर्जी अटैक रिलीज करता है, जिसके साथ वो एक डीमन को पकड़ लेता है तो उसे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड करता है और उसका एक हाथ भी काट देता है। और फिर जब दूसरा डीमन उसे नजर आता है कि वो खड़ा हो रहा है तो फेंग हान उस पर भी सेम वही कटिंग टेक्निक यूज करता है और एक ही अटैक के साथ उस डीमन की धज्जियां उड़ाकर रख देता है। वो डीमन पूरी तरह से वहीं पर ही खत्म हो जाता है और फेंग हान उसकी बॉडी से सारे की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद दूसरा डीमन भाग रहा होता है तो फेंग हान कहता है कि तुम कहां चले, मगर वो डीमन वहां से दूर निकल चुका था और वो कहता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके हेवनली लॉर्ड को इसके बारे में बताना होगा। ये कहते ही वो फौरन से उड़ते हुए दूर जाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ हम लोग फेंग शाओलिन को देखते हैं। वो दोबारा से होश में आ गई थी क्योंकि वहां मौजूद जो एक डीमन था जिसने उस कोल्ड्रोन को और शाओलिन को कंट्रोल कर लिया था वो मर चुका था। तो फेंग शाओलिन अपने आप ही होश में आ गई थी, जिसके बाद वो उसी कोल्ड्रोन को कंट्रोल करती है और दूसरी तरफ हम लोग लॉन्ग श्वान को देखते हैं। वो थोड़ी सी इंजर्ड हो चुकी थी मगर वो अब भी बिल्कुल लड़ने के लायक थी, जैसे कि वो अभी भी कोई पावरफुल अटैक कर सकती है। मगर अचानक से वहां पर शाओलिन आती है। वो कहती है कि फेंग हान कहां है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं मालूम, मैं खुद अभी बाहर आई हूं। तो ये कहने के बाद वो दोनों ही बेरेसी कोल्ड्रोन के साथ फेंग हान को ढूंढने निकल पड़ते हैं और वहां पर वो डीमन जब भाग रहा होता है तो उसे पता चल जाता है कि फेंग हान उसके पीछे आ रहा है। मगर इससे पहले कि फेंग हान उस तक पहुंचता, फेंग शाओलिन और लॉन्ग श्वान उसी कोल्ड्रोन को लेकर फेंग हान तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद फेंग हान वो उसी कोल्ड्रोन के अंदर चला जाता है और फेंग शाओलिन और लॉन्ग श्वान से कहता है तुम लोग ठीक तो हो ना। तो वो दोनों कहती हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, मगर ये कौन लोग हैं। तो फेंग हान कहता है ये हमारे दुश्मन है और हमें इन्हें हर हाल में मारना होगा। एक डीमन को मैंने मार दिया है, दूसरा वाला बहुत ही जख्मी है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसी कोल्ड्रोन के साथ उस डीमन के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। ये देखते ही वो डीमन वहां से फिर दूसरी डायरेक्शन को भागता है तो फेंग हान वो उसी कोल्ड्रोन से बाहर निकलकर उसका पीछा करता है और उस पर जैसे ही वार करने वाला होता है तो वो डीमन पंच मार देता है। मगर फेंग हान उसके पंच को ब्लॉक करता है और उसे फौरन से हवा में ऊपर थ्रो करके हेवनली कटिंग टेक्निक यूज करता है, जिसके साथ वो उसकी बॉडी को काट कर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और वापस से उसी कोल्ड्रोन के अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां काफी परेशान होती हैं कि आखिर फेंग हान इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर रहा है, क्योंकि पहली वाली फाइट के बाद वो अब काफी ज्यादा ग्रो कर चुका था। इतने में वो लोग फेंग हान से कहते हैं कि आखिर ये किस तरह के डीमन से। तो फेंग हान उन्हें बताता है कि ये लोग गॉड क्लान से बिलोंग करते हैं और ये आउटर रियलम से आए हैं। ये सुनकर लॉन्ग श्वान परेशान हो जाती है कि क्या आउटर रियलम, मैंने इस तरह के रियलम के बारे में कहीं भी नहीं सुना। ये सुनकर फेंग हान परेशान हो जाता है कि कहीं इसे शक ना हो जाए। वो बात को घुमाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने इसके बारे में एंशिएंट बुक्स में पढ़ा था, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस चलकर इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, मगर फिलहाल तुम इन बातों को छोड़ो क्योंकि हम लोगों को जल्द से जल्द अपने सेक्ट जाना है, तो हमें ये बातें बाद में करनी चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से उसी कोल्ड्रोन के साथ स्पीड बढ़ाते ही फौरन वहां से निकलकर दूर चले जाते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।